हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है ऊष्मा शोषी, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है भौतिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है सोडियम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, जो किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। तो जो हीलियम होता है ये एक अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सोडियम को किस में रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस रिवीजन क्लास में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ए ऑप्शन है रेटिना,
बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है, तो जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे संख्या पूछा है तो संख्या 46 होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो जोड़ी में पूछता तो 23 जोड़ी होता, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि जीन शब्द किसने दिया था। ए ऑप्शन है वाटसन ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है जोहानसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जीन होता है ये माता पिता के गुण उनके संतानों में पहुंचाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया। ए ऑप्शन है साधारण मटर, बी ऑप्शन है गुलाब, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया, तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने कितने अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया, तो 7 अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर केजी में पूछे तो 1.4 केजी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं,
तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सिन होता है, इसे आपको याद रखना है। विज्ञान के इस वीडियो में, रिवीजन वीडियो में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ए ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2500 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4000 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विषैली गैस है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विषैली गैस है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 ये भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 ये भी है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ये तीनों क्या है, विषैली गैस है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो NO2 और SO2 के कारण से होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो जो हरे पौधे होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरे पौधे उत्पादक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। ए ऑप्शन है नर, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, तो नर जनन अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। और जो प्रकाश की चाल होता है ये निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ए ऑप्शन है मृतजीवी पोषण, बी ऑप्शन है समभोजी पोषण, सी ऑप्शन है स्वपोषी पोषण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा, तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बैटरियों में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, सी ऑप्शन है बेंजीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जो बेंजीन होता है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है? ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मोसले ने बनाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सामान्य तत्व, बी ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सी ऑप्शन है क्षार धातु, डी ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो क्षार धातु कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपधातु कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है जनित्र, डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। इसे आपको याद रखना है। और विभवांतर को किससे मापते हैं? तो वोल्टमीटर से मापते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब है होता है इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों में प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? ए ऑप्शन है पत्ती, बी ऑप्शन है हरित लवक, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है जड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों में प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो हरित लवक करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये किसके कारण से हरी दिखाई देती हैं? तो ये हरित लवक के कारण से हरी दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ए ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके या
संयोग करके क्या बनाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग विज्ञान के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं, और जैसे ही क्लास खत्म होगा आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन है ग्रासहोपर में, बी ऑप्शन है तिलचट्टा में, सी ऑप्शन है मक्खी में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।